अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध असम्बली की, जहां MQM की जानिब से सिंध की तकसीम के बयान पर वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया तो हंगामा शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध ने तकरीर शुरू की तो MQM अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। मुराद अली शाह ने भी कह दिया, सिंध की तकसीम का सोचने वालों को टुकड़े टुकड़े होते देखा है, और कितने टुकड़े होना है आपको। MQM वालों ने तो अपना लीडर ही तब्दील कर लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे लीडर थे और रहेंगे। मुराद अली शाह का मजीद क्या कहना था, सुनवा देते हैं आपको। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने, ये बताओ, और कितने टुकड़े चाहते हैं? इसके अलावा दो मैं आपको बता दूं, बस ये आप बैठ जाए प्लीज, डिस्टर्बिंग द हाउस। हमारा लीडर एक है, हम उसको मानते हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा मानते रहेंगे। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे किसी और के प्रेशर में आके, या पता नहीं बोले ना अब उसके लिए। आर्टिकल 149 किसने पढ़ा, किसी ने पढ़ा है आर्टिकल? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कराची के लोगों ने इन्हें धुतकार दिया, अब किसी और के पीछे लगे। पीपल्स पार्टी, PMLQ, PMLN, आजकल PTI के पीछे लगे। बहुत जल्द इनको भी पता चल जाएगा ये कितने पानी में ने आज बयान दिया असम्बली में। इसी पर बात करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिंध की तकसीम का सोचने वालों को टुकड़े टुकड़े होते देखा है, और कितने टुकड़े होना है आपके। MQM वालों ने तो अपना लीडर ही तब्दील कर लिया। ये अल्फाज हैं मुराद अली शाह ने आपके बारे में कहे हैं, आप लोगों के बारे में कहे हैं। क्या रिएक्शन है, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का वतीरा ये है कि वो इशू को एड्रेस करने के बजाय, मसले का हल करने के बजाय, वो इसी तरह की जज्बाती बयानबाजी कहते हैं। इनसे कहें कि जनाब आप कराची को पानी नहीं दे रहे, कहते हैं हमने 18वीं तरमीम दी। इनसे कहें थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इनके वजीर आला साहब कहते हैं कि नहीं ये तो होता ही है, वहाँ जो है खुराक की कमी की वजह से मर रहे हैं, सेहत की वजह से नहीं मर रहे। ये कह रहे हैं कि लीडर कौन है? लीडर वैसे इनका बिलावल साहब है कि आसिफ अली जरदारी साहब है कौन? इनसे पूछ लें। दूसरी बात ये है कि क्या ये तो कह रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे लीडर हैं। अब मैं इसके ऊपर मकसद एक साहब इस दुनिया में नहीं है, मैं इस पे नहीं करूंगा, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मौजूद होते तो जो पीपल्स पार्टी अभी असेंबली में बैठी है, इनमें से 10% भी वहां पर बैठे हुए नहीं होते। ये जिस तरह के लोग यहाँ पर पीपल्स पार्टी के नाम के ऊपर उनकी खबर को कैश करा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं भाई 11 साल में 2000 अरब रुपए का तरक्याती बजट आपके हाथ में था। वजीर आला, वजीर बल्दियात, वजीर सेहत, वजीर दाखिला, वजीर पता नहीं कौन कौन सा वजीर आपके पास था। आप कराची तो छोड़ दीजिए, जहां से आप मुंतखब नहीं होते, जहां से आपको एक सीट मिलना जो है मुहाल हो जाती है। आप अपने इलाकों में जहां से मुंतखब होते आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार के अतराफ में एक मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बना सके। ये आपकी कारकर्दगी है। आप कहते हैं हमने 18वीं तरमीम किस लिए थी? 18वीं तरमीम इसलिए थी कि इस्लामाबाद के से इख्तियारात लेकर सूबों को जाएं, लेकिन इसलिए नहीं जाएं कि सूबे छोटे छोटे इस्लामाबाद बन जाएं, बल्कि अजला को और शहरों को वसाइल दें और इख्तियार दें। मैं वजीर आला साहब से अगर उनसे ये कोई सवाल करे कि आपने ये क्या किया है कि पूरे सूबे का चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर वजीर आला को खुद लगा दिया पीपल्स पार्टी ने। यानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत ना यहाँ पानी आ रहा है, सीवरेज की लाइनों में रिसाव हो रहा है। मैं कहूँ कि आप कर क्या रहे हैं, तो कहते हैं MQM ने भर्तियां की हैं। MQM ने जिन लोगों को भर्ती किया है इसी शहर के बेटे हैं, जाली डोमिसाइल पे नहीं किया है, उनको पैसे लेके नौकरियां नहीं बेची हैं जो पीपल्स पार्टी के वजीरों का काम है। और MQM ने क्या जिन्नात को भर्ती किया जो कराची का पानी पी रहे हैं? 11 साल में 2000 अरब रुपए से 2 कतरे पानी के कराची में लेकर नहीं आए। हम इनसे सवाल करें तो ये इस तरह के थिएट्रिक्स करते हैं। आर्टिकल 149(4) की जो हमारी बात है वो इसलिए है कि मेरा सूबा आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा है। आप आइन की इन शिकों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो मैं सुनवाई के लिए वफाकी हुकूमत के पास तो जाऊंगा।
ठीक। अच्छा फैसल सब्ज़वारी साहब, अब ये इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं कि वाटर बोर्ड में जिस तरह आपने कहा कि नौकरियों के हवाले से बात की, तो वो तो कह रहे हैं, सईद गनी साहब भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ज़्यादातर जो मुलाजमीन की तादाद है वो तो घोष मुलाजमीन है। भाई आप मुझे बता दीजिए आसान मैथमेटिक्स, ये 5,000 ज्यादा होते हैं या 3 लाख ज्यादा होते हैं? 3 लाख ज्यादा होते हैं तो 3 लाख नौकरियां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दी हैं। जुल्म क्या किया है उसके ऊपर? शहरी सिंध के कोटे को उठाकर एक तरफ फेंक दिया है। शहरी सिंध में उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, बलूची सब लोग रहते हैं। इन्होंने इन तमाम कौमियतों के किसी फर्द को नौकरी नहीं दी है। इन्होंने अपना पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा लगाया हुआ है, साइंदाद सोलंकी उसके रुकों ने उनके 2 बच्चे देही सिंध के कोटे पर मुलाजिम भर्ती करनी है, एक को शहरी सिंध के ऊपर। ये इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है। और तो और इनके अपने वजीर तालीम ने पर इल्जाम है, मैंने नहीं लगाया है, इनकी अपनी हुकूमत ने 30,000 जाली भर्तियों का, पैसे लेके भर्तियों का, ये तो अपने घरों में डाके मार रहे हैं। लाड़काना में 90 अरब रुपए का इल्जाम मैंने थोड़ी लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि डायन भी 9 घर छोड़ देती है। तो ये अपना घर ठीक करते नहीं है, सूबा इनसे चलता नहीं है, ये नाअहल हैं, इनका मसला ये है। उस पर ये बदउनवान भी है, ये इनका दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा बड़ा मसला ये मुतासिब भी हैं। तो इनकी नाअहली, बदउनवानी और अज़दियत के सबब इस सूबे का वो हाल हो रहा है कि थरपारकर को तो क्या तब्दील करते हैं, इन्होंने कराची को थरपारकर बना दिया है। अच्छा, लेकिन फैसल सब्ज़वारी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कराची में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, सूबे सिंध में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा? अगर बिलावल अगर बात करते हैं, वो तो बड़े बड़े दावे गिनवा, तो तकरीर अच्छी करते हैं ना भाई। अच्छा ट्वीट कर देने से और अच्छी तकरीर कर देने से अगर सूबे के मामला हल हो जाते, इनसे कोई पूछ ले बिलावल साहब से। ये दहशतगर्दी करते रहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान 19 नुकात नेशनल एक्शन प्लान के सूबाई हुकूमत के करने के हैं। किसकी है सूबाई हुकूमत? इनका नहीं वजीर दाखिला। कौन यहाँ पर जहादी तंजीमों की सरपरस्ती करता रहा है? नेशनल एक्शन प्लान नहीं कहता कि जहादी तंजीमों को नाम बदल के काम करने की इजाजत नहीं होगी। किसने रोकना है? पुलिस ने रोकना है। किसकी है पुलिस? सूबाई हुकूमत की है। नेशनल एक्शन प्लान ये कहता है कलदम तंजीमों के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके लोगों को पुलिस सिक्योरिटी दी हुई है। किसने दी है? इनकी सूबाई हुकूमत ने दी हुई है। तो ट्वीट कर देने से अगर मामला अच्छे हो जाते हैं ना, तो बिलावल साहब शायद आलमी सतह के बहुत बड़े लीडर हो जाते हैं। काम करना पड़ता है, जाके पूछें लियारी में क्यों लोगों ने मुस्तरद किया है, जाके देखें कराची की गलियों गलियों में क्यों लोगों ने मुस्तरद किया है। आपने अपनी नफरत से, मुनाफराना पॉलिसी से, मुतासिबाना पॉलिसी से, नाअहली बदउनवानी से कराची के लोगों को अपने से दूर किया है। ठीक। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि कराची को थर बना दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो आपके पास भी कराची का मैंडेट है। कराची को कराची बनाने के लिए फिर आप किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? भाई मेरा किरदार उस वक्त अदा होगा ना, मिसाल के तौर के ऊपर आपके चैनल में मैं कहूँ कैमरा नहीं चल पा रहा, आप मुझसे कहेंगे पैसे ही नहीं है। पैसे के बगैर कैमरा कैसे चलेगा? कराची कमा कर सूबे के बजट का 90% से ज्यादा दे रहा है। आइन और जमहूरियत इसका नाम है कि सूबाई हुकूमत वो 90% अपने पास रख के 10% भी नहीं देती। और मैं मांगू तो कहूँ सिंध की तकसीम की बात करते हैं। मैंने लगाया था कोटा सिस्टम, एमक्यूएम लेकर आई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था। मैंने शहरी और सिंध की देही की तकसीम की है, पीपल्स पार्टी ने की है। मैं क्या उर्दू बोलने वालों को नौकरियां नहीं दे रहा हूं या पीपल्स पार्टी नहीं दे रही है? ये असबियत की पॉलिसी सिंध की तकसीम है। नाम दें या ना दें, प्रैक्टिकली इन्होंने डिवाइड किया है सिंध को। सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दीमक लग गया है। जो दीमक एक दफा पाकिस्तान को लगा था, तो पाकिस्तान का क्या हाल किया इनके पानी ने, और अब ये बाकी मानदा पाकिस्तान का यह हाल कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, वो लीडर वाली बात के ऊपर जरा सा कमेंट करते हैं अपना, चूंकि ये कह रहे हैं कि हम अपना लीडर तब्दील नहीं करते। ये सुन तो लें, उनकी बात तो सुन लें। मुराद अली शाह ये कह रहे हैं कि हम इनकी तरह प्रेशर में आके अपना लीडर तब्दील नहीं कर देते। ये अल्फाज हैं इनके। आप किसी किस्म के प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल, हम पर दबाव था। हम पर दबाव ये था कि हम पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी उसको चुने, या जिस लीडर के साथ हमने सियासत का आगाज किया उसको चुने। तो हमने अपने अखलाकी और हुब्बुल वतनी दबाव का सामना करते हुए सही चॉइस की। ये नहीं किया कि इनके लीडर के ऊपर 52 अरब रुपए सिंध बैंक बनाकर और समिट बैंक बनाकर चोरी करके जाली कर्जे लेके यहाँ जाली ठेकेदारों के एडवांसेस से उन कर्जों का मार्का अदा करने का इल्जाम है।
और उसको ये कह रहे हैं जमहूरियत दुश्मनी और उनके पीछे लगे हुए हैं। इसके माने ये हैं कि जो पाकिस्तान को लूट लिया, जिन्होंने सिंध को कंगाल कर दिया, जिन्होंने कराची को थर बना दिया, इन्हें सिर्फ लीडरी की बुनियाद पर, अपनी नशस्तों की बुनियाद पर उनके पीछे लगे हुए हैं। जबकि एमक्यूएम के पास जब ये चॉइस आई कि मुल्क को चुने या लीडर को, तो हमने मुल्क को चुना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्ज़वारी साहब। सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध ने एमक्यूएम के बाद पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी शुरू की तो अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली भी भड़क उठे। सईद गनी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, शर्म नहीं आती। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक हमें दे दो, निज़ाम सही करके दिखाते हैं। जबान क्या इस्तेमाल करते हैं, जो आप जबान वहां से इस्तेमाल तुम छूटे हो। ये अच्छा जी, अब एक मिनट, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये पता नहीं कैसे बर्दाश्त होगा जब अब मैं कहने जा रहा हूँ। अब ये पता नहीं कैसे इन्होंने आके महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है। यहाँ पे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मैं सिर्फ कुछ बताता हूँ आपको। डीजल 1 साल पहले 98 रुपए फी लीटर था, अब 111 रुपए 89 पैसे लीटर है 1 साल में। ये हमारी वजह से। भाई तो हटो उस फेडरल गवर्नमेंट से, निकलो फेडरल गवर्नमेंट से, तुम्हें हम ठीक करके दिखाएंगे सारा। तूरी 46 रुपए किलो से 87 रुपए किलो 1 साल में। और अब बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की। चेयरमैन नैब ने मियां शहबाज शरीफ की फैमिली की ख़वातीन को जारी नोटिस मनसूख करा दिए हैं। नैब लाहौर में तलबी की बजाय मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर सवालनामे भेजे जाएंगे। केसेस की निगरानी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल खुद करेंगे। रियाज अहमद की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ के खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। चेयरमैन नैब ने खवातीन को तलबी के नोटिस मनसूख करा दिए। तफ्तीशी टीम को सवालनामा भिजवाने की हिदायत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर का दौरा किया। डीजी नैब सलीम शहजाद से मुलाकात की और शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को तलब करने के नोटिस मनसूख करने का हुक्म दिया। शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम केसों की निगरानी चेयरमैन नैब खुद करेंगे। नैब की तफ्तीशी टीम शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को अलग अलग सवालनामे भिजवाएगी, मगर नून लीग के रहनुमा इस पर भी खुश नहीं। कॉल अप नोटिस और सवालनामे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका जब ताल्लुक कोई नहीं है तो ये फैमिली को हिरासा करना और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को नैब ने कल दोबारा तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ को भी वतन वापसी पर तफ्तीश के लिए पेश होना पड़ेगा। और अब बात करते हैं हमजा शहबाज की, जिनसे नैब लाहौर में 3 घंटे तक तफ्तीश की गई है। हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स केस में तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। मजीद बात करते हैं, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, रमज़ान शुगर मिल्स केस में तलब किया गया था हमजा शहबाज को, तफ्तीश के बाद अब वो नैब से रवाना हो गए हैं? जी बिल्कुल, वो नैब के ऑफिस आए थे तकरीबन 4:15 और 4:30 के दरमियान आए थे और वहाँ पर उनसे 3 रुकनी टीम ने सवालात किए जो उन्होंने रमजान शुगर मिल के चिन्योट में एक गंदा नाला तामीर किया था, उस हवाले से उनसे सवालात किए गए थे कि सरकारी फंड से चूंकि ये तामीर किया गया है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि वो सरकारी फंड से तामीर नहीं हुआ। लेकिन दूसरा उनका ये भी कहना था कि ये चूंकि इसका रेफरेंस चूंकि दायर हो चुका है, तो इसलिए अब इनको बुलाना जो है, उनके वकील का भी कहना था, बिल्कुल गैर कानूनियत। और 1.25 घंटे तक उनसे यहाँ पर 3 रुकनी टीम ने सवालात किए। अब और की जो हमजा शहबाज हैं, वो नैब की टीम के सवालात देने के बाद, जवाब देने के बाद यहाँ से चले गए हैं। कल फिर उनको दोबारा जो है आमदन से ज्यादा सासों के केस में तलब किया गया है। कल वो दोपहर को वहाँ यहाँ पर आएंगे और आमदन से ज्यादा सासा केस में वो नैब की टीम के सवालात के जवाब देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रियाज, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये बताइएगा कि तकरीबन रोज़ाना ही पेश हो रहे हैं हमजा शहबाज नैब के सामने, रोज़ाना ही उनसे तफ्तीश की जा रही है? जी, हमजा शहबाज के ऊपर नैब ने 3 इंक्वायरियां शुरू की थी। एक तो ये है रमजान शुगर मिल, जिस पर उन पर इल्जाम है कि वो रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर थे और उसके लिए जो नाला है 21 करोड़ रुपए से और पुल जो है
वो पंजाब हुकूमत के फंड से बनाया गया, हालांकि वो मिल को निकासी आब के लिए अपना नाला खुद तामीर करना चाहिए था। इस पर उनके और शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है और फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, जबकि उनके ऊपर एक केस ये है कि वो साफ पानी कंपनी के इजलास में शिरकत करते थे, हालांकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं थे, लेकिन जिसमें ठेके दिए जाते थे वो उसमें शरीक होते थे। फिर उनके ऊपर ये भी केस एक की इंक्वायरी हो रही है कि उनके अकाउंट्स में 39 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ पिछले 5 सालों में, और 80% जो रकूम थी वो टीटीज के जरिए यानी टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस के जरिए बैरून मुल्क से आई, यानी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी हैं। तो ये 3 केसेस हैं जिस पर बार बार उन्हें नैब तलब करती है। गुज़श्ता हफ्ते उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनको अदालत ने जो है हिफाजती तहवील दे दी। बहुत शुक्रिया आपका अदनान आदिल साहब। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा है। जाती मौलिद डॉक्टर अदनान ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं एंजियोप्लास्टी मुमकिन न हुई तो दोबारा बाईपास सर्जरी करना होगी। लाहौर में आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी का एक और चक्कर, 6ठी बार तिब्बी मुआयना हुआ मगर इलाज का फैसला फिर मुअख्खर हो गया। नवाज शरीफ के मुआयने के लिए कराची के निजी अस्पताल से तिब्बी माहिरीन भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अदनान ने बताया कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो शायद बाईपास सर्जरी रीडू करने की जरूरत पड़े। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक साबिक वजीर आजम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी दाखिल करा दिया जाएगा। नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहाई के बाद अब तक तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। तब्दीली सरकार में किसने कितना काम किया, वफाकी वज़रा ने अपनी दूसरी 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेज दी है। इमरान खान कारकर्दगी पर तमाम वज़रा से बराह रास्त इंटरव्यू लेंगे। वज़ीर इत्तलात ने वज़रा के कलमदान तब्दीली के इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। कौन होगा पास कौन फेल, वफाकी वज़रा की दूसरी 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट्स PM ऑफिस को मौसूल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम वज़रा से बराह रास्त इंटरव्यू भी करेंगे और हर वज़ीर को बात करने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बड़ी उखाड़ पचाड़ की खबरें ढूंढने वालों को मायूसी होगी। मिनिस्टर्स इसलिए मिनिस्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वजीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान अहम मरहले से गुजर रहा है, कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि IMF से आपके मामलात क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं और ये जो है मेरा ख्याल है कि इसको पहले भी हमने कहा है कि ये इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर ये बात ना करें, मुल्क का नुकसान होता है। इत्तलात ये भी हैं कि काबीना कारकर्दगी में पिंडी बॉय शेख रशीद है नंबर 1। खान साहब उनसे बहुत खुश भी हैं, जबकि मुराद सईद, तारिक बशीर चीमा और जुल्फी बुखारी की कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श करार दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, एक वजीर कहता है हुकूमत आवाम की चीखें निकाल देगी, दूसरा कहता है 6 हफ्ते में सब अच्छा ना हुआ तो मेरी तिक्का बोटी कर देना। हमें अपने मुल्क के लिए, रियासत के लिए सोचना पड़ता है, पर हुकूमत इस बात पे सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी उनका एक वजीर कहता है कि मुल्क की मैशियत जो है वो चीखें निकाल देगी लोगों की, कभी उसका दूसरा वजीर कहता है कि जी 6 हफ्ते में अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरा तिक्का बूटी कर दे। तो ये स्टेटमेंट, एक वजीर कहता है इनका कि 2 से 6 हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान हमला कर सकता है। वजीर आज़म कहता है कि मेरा मोदी भाई इलेक्शन अल्लाह करे जीत जाए। तो ये इनकी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन तो ये है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुकूमत का इख्तियार है, जिस खिलाड़ी को जहां चाहेंगे तैनात किया जाएगा। वज़रा की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है, किसी को तब्दील करने का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट जो चाहती है, जिसको जहां पोस्ट करना चाहे, कि जिस खिलाड़ी को जहां पे रखना चाहे वो उसका प्रेरोगेटिव है। 40 साल देखें जिसकी हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो नौकरी करनी है ना।
वो सूबे में रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि जो उस दौर में नहीं रहा तो अब काम नहीं करेगा। लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए। जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। खबरें आ रही है सर गुजरात की कारकर्दगी के हवाले से कि उनमें रद्दोबदल भी हो सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, क्या इसमें कोई हकीकत है सर? जी मैंने पहले भी अर्ज किया है कि बिल्कुल इनकी ये नहीं है कि मॉनिटरिंग एवेल्यूएट नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग एवेल्यूएट हो रही है। जब मुनासिब वक्त में जो फैसला मुनासिब होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। इसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता है। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोली फवाद चौधरी साहब, हालात इतने ख़राब हैं कि वज़ीर ख़जाना ही नहीं पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए। आवाम को भी खबरदार कर दिया, कहा रमज़ान में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। नैब की जद में नहीं है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इमरान खान की जद में, और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, अलीमा बाजी, गैर कानूनी बेनामी जायदाद का जवाब आपको देना पड़ेगा। और उसमें आपने 1 खरब के पेशावर के मेट्रो की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया है। कराची मोटरवे क्यों नहीं इफ्तिताह करते पिछले 9 महीने से? क्योंकि वो नवाज शरीफ ने बनाया हुआ है। फवाद चौधरी साहब, मुल्क तो जिस कर्ब से गुजर रहा है, पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए, सिर्फ वजीर खजाना को नहीं। तमाम तो मैं ये बता दूं कि रमजान आने वाला है, डॉलर और महंगा होगा। IMF इनको नहीं मिल रहा, IMF ने मिलने से इनकार कर दिया। आप इतने नालायक हैं कि हम आपको मिलना भी नहीं चाहते। अभी और ज्यादा महंगाई होगी, और ज्यादा बिजली महंगी होगी, और ज्यादा गैस महंगी होगी। रमजान में रोजा खोलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम की खातिर लड़ने और मरने के लिए तैयार है। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर डैम फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगा दिया है। कहने लगे कि ट्विटर पर 75 करोड़ रुपए चंदा जमा करने का ऐलान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 66 करोड़ रुपए जमा कराए गए। मामले की तहकीकात की जाए। डैम फंड में जमा हो रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। सितंबर 2018 में गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब के अंदर इमरान खान साहब ने कौम को ये नवीद सुनाई कि 76 करोड़ रुपए डैम फंड के लिए इकट्ठा किए। डैम फंड के लिए इकट्ठा किए। हफ्ते बाद जब गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब को चेक देते हैं, तो वो चेक 76 करोड़ रुपए का नहीं होता, 76 करोड़ रुपए का नहीं होता, तकरीबन 67 करोड़ रुपए का होता है। 10 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ। ऐसे कुछ MPs हैं जिनके शवाहिद मैंने आपको दिए हैं कि वो खुद फरमा रहे हैं कि वजीर आजम ने 1 अरब रुपए जमा कर लिए। मेरे इंकशाफ को सियासी इल्जाम नहीं समझिएगा। अगर इस नेक मकसद में कोई हेरा फेरी हो रही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खुदा के लिए वसवसों को हवा ना दे, 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ना बने। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की कोयटा के इमाम बारगाह में गुफ्तगू। मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से मुलाकात में बोले, दुश्मन आपके गम में शरीक नहीं हो रहा बल्कि इसमें इजाफा कर रहा है। आज फैटफ की आखिरी तारीख है। पाकिस्तान के हवाले से तमाम वो चीजें मुहैया कर दी। 15 मई को इस पर फैटफ जो भी फैसला करेगा। ये बात क्यों आपके साथ मैं कर रहा हूँ? दुश्मनाने पाकिस्तान ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे ऐसे नुकसान पहुंचाया जाए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिखर जाए। कौन है ये? कौन इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों से लड़ाना चाहते हैं? बेशक जुल्म अजीम हुआ है आपके साथ, मुझे अपनी औलाद की कसम है। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रियासत ऑल आउट जाएगी। ज्यादती जो भी करेगा, चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, उसको सजा रियासत देगी इंशाल्लाह। खुदा के लिए इन वसवसों, इन कुव्वतों जो कि 5th जनरेशन वॉर सोशल मीडिया में कौम को गुमराह कर रहे हैं, आपको के गम में वो शरीक नहीं हो रहे, आपके गम में वो इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, इसको किसी ऐसी सोच से मंसूब ना करें। कभी भी
इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी जानें कुर्बानी जरूर करेंगे क्योंकि ये फलसफा हुसैन है। कराची में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी में 50 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने में सिंध पुलिस का हेड कांस्टेबल मुलव्विस निकला। मोहम्मद हैदर को एहसानाबाद से साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। हेड कांस्टेबल गार्डन हेडक्वार्टर्स में तैनात था। वारदात के बाद पड़ोसी मुल्क जाकर छुप जाया करता था। नेटवर्क वहीं से चलाया जा रहा था। टारगेट किलर को माहाना 40,000 और रैकी करने वाले को 20,000 रुपये तनख्वाह भी मिला करती थी। मज़ीद इंकशाफात इस रिपोर्ट में जानिए। पुरअमन कराची में अचानक फिरका वाराना टारगेट किलिंग शुरू हुई, लेकिन ये दहशतगर्द कौन थे सब मालूम हो गया। पुलिस हेड कांस्टेबल भी टारगेट किलर निकला जो अपने साथियों समेत एहसानाबाद से पकड़ा गया। गिरोह का सरगना हैदर उर्फ बच्चा था। मुल्जिमान कराची में टारगेट किलिंग के बाद पड़ोसी मुल्क जाकर छुप जाते थे, जबकि ट्रेनिंग और हिदायत भी वहीं से मिलती थी। मुल्जिमान से भारी तादाद में असला भी बरामद हुआ, जबकि मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हाथों गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद हैदर उर्फ छोटा के दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्द ने बताया कि हर कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों के बैकअप के लिए एक कार मौजूद होती थी। साथ ही कार्रवाई के बाद असलहा कार में रख देते थे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल, बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, मजीद क्या इंकशाफात किए हैं? जी बिल्कुल, CTD ने जो हालिया दहशतगर्द पकड़े हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मोहम्मद हैदर उर्फ छोटा, इसकी तहकीकाती रिपोर्ट बनाई है जिसमें पता चला है कि आपस में जो है वो मोबाइल फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करते थे और फिर एक जगह मिलने के बाद टारगेट का तयन करते थे। इनके साथ बैकअप में जो है वो एक कार होती थी। जब ये वारदात कर लेते थे तो उस कार में जो है वो असला ट्रांसफर करते थे और उसके बाद मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ रूट के जरिए अपने मुकर्रर करदा मुकाम पर जाते थे। इसके अलावा जो इनके बाद में पता चला है कि 40,000 रुपए टारगेट किलर को और 20,000 रुपए रैकी करने वाले को जो है हर महीना मिलता था। इन्होंने टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों का एतराफ किया और अपने मजीद साथियों का भी इंकशाफ किया है जिनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। सही, मोबाइल फोन ऐप पर सिर्फ मिलने की जगह का तयन होता था। दहशतगर्द आपस में राबते के लिए मोबाइल फोन ऐप इस्तेमाल करते थे। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर में माँ बेटी के कत्ल की तहकीकात के दौरान शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाए वक़ुआ से गायब होने वाले 1.5 साला बेटा भी मिल चुका है जिसे नामालूम शख्स मस्जिद में छोड़कर चला गया था। जहांगीर खान की रिपोर्ट। माँ और बेटी के कत्ल का केस, तफ्तीश की कड़ियों ने मकतूला के खावंद को मशकूक ठहरा दिया। पुलिस ने मकतूला से दूसरी शादी करने वाले मुल्जिम हसन बदनी को हिरासत में ले लिया। आयशा और उसकी बेटी आमना की लाश गुज़िश्ता रोज घर से मिली थी। वारदात के बाद से मकतूला का 1.5 साला बच्चा लापता था। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार अहद को मस्जिद में छोड़कर फरार हो गया, जिसे डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। अगर जो है कोर्ट को ठीक लगा मामू के हवाले करना तो हम कर देंगे, वरना ये बच्चा हमारे पास रहेगा। पुलिस को माँ बेटी की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीश में इंकशाफात होंगे, इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे, वो भी पता चल जाएगा कि किसने किया है। आयशा और आमना की लाश गुज़िश्ता रोज लिटन रोड के घर से मिली थी। पुलिस ने मुल्जिम हसन मदनी के दोस्त बिलाल को भी हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने का मामला, नई कहानी सामने आ गई। अहले खाना को SP गुलशन ताहिर नूरानी की जानिब से मुबैना धमकियों की शिकायत। एडिशनल IG कराची ने ताहिर नूरानी को तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से हटा दिया। कराची में गुज़िश्ता रोज कैसर नामी शहरी अपनी फूल जैसी 8 माह की जुड़वा बच्चियों को गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल लाया। डिस्चार्ज से पहले एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वालिद ने बताया कि 8 माह की निशवा को 2 cc के बजाय गलती से 10 cc वैक्सीन लगा दी गई। दूसरी गलती, ये वैक्सीन ड्रिप में लगाना थी जो हाथ पर लगा दी गई। वालिद ने मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। अस्पताल में SP ताहिर नूरानी की बच्ची के अहले खाना से कुछ इस तरह की बातें हुई। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। नुकसान आपका होगा क्यों कहा गया?
अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि ताहिर नूरानी ने इन्हें मुबैना तौर पर धमकियां दी हैं, जिस पर एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने मामले की तहकीकात तक ताहिर नूरानी को SP गुलशन के ओहदे से हटा दिया। दूसरी जानिब ताहिर नूरानी कहते हैं वो ताउन का कह रहे थे, धमकी नहीं दी। बुनियाद है, बिल्कुल इससे मैं इनकार करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, कोई हमने धमकियाँ नहीं दी हैं। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, अगर धमकियाँ दी होती तो वो थाने खुद तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने FIR कटवाई है और उसके बाद वो FIR की कॉपी लेके चले गए। IG सिंध ने भी मामले की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने रिक्शे में बैठी खातून को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली है। कराची वाले डाकुओं से परेशान हैं। राह चलते डकैत कहीं भी आ जाते हैं, किसी को भी लूट लेते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता। नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिक्शे में सवार खातून अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करके घर पहुंची। मुल्जिमान ने गली से गुजरते हुए हदफ मुकर्रर कर लिया और गुजर गए। बेटी रिक्शे से उतरी और सामान लेकर जाने लगी तो मुल्जिमान घूमकर वापस आए और खातून के पर्स से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। दूसरी जानिब रवां साल के 3 महीनों में रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गयी। जनवरी में 122 मोटरसाइकिलें छीनी और 1844 चोरी हुई। फरवरी में 132 चोरी जबकि 1858 छीनी गयी। मार्च में 181 चोरी हुई जबकि 2245 मोटरसाइकिलें छीनी गयी। कराची में तूफानी हवाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। छतें, दीवारें और दरख्त गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कराची वालों को तूफानी गर्द आलूद हवाओं ने हिला डाला। 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कमजोर छतें और दीवारें गिरा दी, पोल्स और दरख्त उखाड़ दिए। कोरंगी 2.5 नंबर में मकान की छत गिरने से 7 साला महक गुलबहार में घर की छत से गिरकर 13 साला तंजीला जाँ बहक हो गई। भैंस कॉलोनी में दीवार की जद में आकर 18 साला मोहम्मद काशिफ पीपल्स चौरंगी पर दरख्त गिरने से नशई जान की बाजी हार गया। हादसात से कच्ची छतों वाले स्कूल भी मुतासिर हुए। कोरंगी और टीपू सुल्तान रोड पर स्कूल की छत गिरने से 13 बच्चे जख्मी हो गए। लियारी कला कोट में मदरसे की छत गिरी तो 6 बच्चे और बच्चियां जख्मी हो गए। शहर में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई तो तेज हवाओं के सिलसिले में कुछ कमी आई। प्रेस क्लब, न्यू चाली और सिंध हाई कोर्ट का कदीम दरख्त भी उखड़ गया। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स, स्ट्रीट लाइट पोल्स गिर गए, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। वेलकम बैक। आपको बताया एमक्यूएम ने बल्दिया फैक्ट्री से 25 लाख रुपए पर्ची की मद में लिए। एमक्यूएम के कारकुन की अदालत में इंकशाफात। इस वक्त के सेक्टर इंचार्ज ने रहमान भोला को रकम ला कर दी। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कि क्या अहम इंकशाफात किए हैं इसने? फवाद, सबसे अहम इंकशाफ तो ये क्या है, इस गवाह ने जो कि खुद घर का भेदी यानी एमक्यूएम का कारकुन है, उसका ये कहना है अपने बयान में कि इससे कबल भी अली इंटरप्राइजेज और दीगर फैक्ट्रियों से भत्ता वसूल किया जाता रहा है। इसके अलावा जो फितरे की रकम होती थी वो भी ली जाती थी। उसका ये कहना है कि अब्दुर्रहमान भोला ने इस वाक़े से कबल 25 लाख रुपए फितरे की पर्चियों की मद में दी थी। जीएम जो फैक्ट्री के अली इंटरप्राइजेज के जीएम थे मंसूर, उससे ये पैसे वसूल किए गए थे। इसके अलावा उसने बताया कि जो सेक्टर इंचार्ज था अब्दुर्रहमान भोला, उसको ये रकम ला कर दी गई। इसके अलावा उसका कहना था कि बड़े पैमाने पर भत्ता पूरी साइट एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से वसूल किया जाता था। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इरफान। एक वक्त था जनूबी वजीरिस्तान में लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी और आज तालिबात टीचर्स के ना आने पर एहतजाज कर रही हैं। अहमद नवाज मोगल की रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान में स्कूल की बच्चियां नारे लगा रही हैं तालीम हासिल करने के लिए। वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हैं। अमन आ गया, सरगर्मियां बहाल हो गईं, लेकिन चकमलाई के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू ना हो सकी। टीचर्स स्कूल ही नहीं आती।
मेरा नाम है अनम सजाद, आई रीडिंग क्लास 5। यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। हमारी 17 टीचर है, 17 में 4 आती हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि टीचर को यहाँ पे ले। टीचर्स के ना आने पर बच्चियाँ खुद ही क्लास लगा लेती हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें से कोई भी स्टाफ ड्यूटी पर नहीं आ रहा था और बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से मुझे ऑफिस ने यहाँ पे इमरजेंसी ड्यूटी के तौर पर भेजा है। जो कुछ मुमकिन हो सका है किया है। स्कूल में 400 तालिबात हैं। वालिदैन भी परेशान हैं कि इनकी बच्चियों का मुस्तकबिल कौन संवारेगा। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में तो नकल ना रोकी जा सकी। इंटरमीडिएट इंतजामात की कलई ना खुल जाए, ना अहली छुपाने के लिए मीडिया कवरेज पर ही पाबंदी। अगले पर्चों में शिरकत के उम्मीदवारों को अब तक एडमिट कार्ड्स ही जारी न हो पाए। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। मैट्रिक इम्तहानात की तरह कहीं इंटरमीडिएट में भी फेल ना हो जाए। नहीं, बात तुलबा की नहीं बल्कि विजारते तालीम की हो रही है। कैमरे की आंख कुछ देख ना पाए, इसलिए मीडिया कवरेज पर पाबंदी के साथ इंटर के इम्तहानात का आगाज किया गया। दूसरी जानिब उम्मीदवारों का इम्तहान सर पर आया, लेकिन एडमिट कार्ड न कॉलेज ना ही घर आया, तो तलबा ने इंटर बोर्ड पहुंचकर खूब शोर मचाया। कंट्रोलर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन के अप्रूवल के बगैर मैं कर ही नहीं सकता। सर, आपके उसूल हमारे बच्चों के साल से बढ़कर हैं। अब ये उसूल अभी बनाए गए हैं, आप इसमें तरमीम करें। चेयरमैन इंटर बोर्ड तो कहते हैं जिन्हें एडमिट कार्ड ना मिल सके अब दोबारा डुप्लीकेट जारी करेंगे, लेकिन दोबारा फॉर्म्स जमा नहीं होंगे। कार्ड बाई पोस्ट भेजे जाते हैं, अगर वो ना मिले हो तो उनको डुप्लीकेट भी इशू कर दिए जाते हैं। इम्तहानात से 2-3 दिन पहले तक जिन लोगों ने भी फॉर्म जमा कराए थे उन सबको एडमिट कार्ड दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने फॉर्म्स ही जमा नहीं कराए और वो अब एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद जमा कराना चाहते हैं, तो ये अब हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड की यकीन दहानी से उम्मीद लगाकर तलबा वापस लौट गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। पाकिस्तान ने मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। भारतीय कैदियों की रिहाई का ये दूसरा मरहला है। मजमूई तौर पर 360 कैदी रिहा किए जाएंगे। लाहौर से तरह बस्कर की रिपोर्ट। रिहाई का परवाना मिला तो अपनों के पास पहुंचने की खुशी बेताबी में बदल गई। चेहरे पर इत्मीनान भी है और पाकिस्तानी हुकाम के लिए इजहार तशक्कुर भी। समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार 100 भारतीय माहीगीरों को कराची से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जिसके बाद इन्हें बसों के जरिए वाघा बॉर्डर भेज दिया गया। 17 महीना हो गया मेरा, अब जाने वाला है। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 360 भारतीय माहीगीर रिहा किए जाने हैं, जिनमें से 200 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। रिहा होने वालों की कराची से लाहौर तक के सफरी अखराजात ईदी फाउंडेशन ने बर्दाश्त किए। 5-5 हज़ार रुपया फी कैदी दिया और उसके अलावा इनके पास आप बैग देख रहे हैं, उसमें इनके कपड़े हैं, राशन वगैरह, जो ये घर जाएंगे उनके घर जाने तक इनके काम आता रहेगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले माजूर भारतीय माहीगीर को व्हील चेयर दस्तयाब न होने के बायस ईदी एहलकार ने गोद में उठाकर बस तक पहुंचाया। बड़ी खबर है लाहौर से, जहां आईजी पंजाब अमजद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया है। अमजद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अली जड़ मौजूद है हमारे से साथ। मोहम्मद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी, जो आरिफ नवाज हैं इससे पहले भी आईजी पंजाब रह चुके हैं और ये अब उन्हें दूसरी मरतबा आईजी पंजाब बनाया गया, जबकि अमजद सलीमी जो आईजी मौजूदा आईजी थे उन्हें हटा दिया गया और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का कहा गया। आरिफ नवाज के बारे से अगर कहा जाए तो ये काफी सीनियर अफसर हैं और ग्रेड 22 के अफसर हैं। ये मुख्तलिफ ओहदों में तैनात रहे। इस वक्त ये सेक्रेटरी एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल जो डिवीजन है उसके ये सेक्रेटरी थे। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये पीटीआई की हुकूमत को आए हुए तकरीबन को 9 माह हो चुके हैं और अब 9 माह में तक आईजी ये तीसरा आईजी हो जो पंजाब का तब्दील हो चुका है। और इस हवाले से देखा जाए तो अभी तक जो हुकूमत वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। यही वजह हो सकती है कि अब ये तीसरा आईजी तब्दील किया गया और अब देखा जाएगा कि जो नया आईजी लगाया गया है आरिफ नवाज वो किस हद तक इन्हें मुतमईन कर पाए। आईजी पंजाब अमजद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया मोहम्मद अली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।